हेलो फ्रेंड्स, आ रहा है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सब लोगों ने अपना ऑफिस का काम निपटा दिया, तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। आज दोस्तों हमें पढ़ना है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों हमें पढ़ना है इंडेस 36। आज हम लोग इंडेस 36 की शुरुआत करेंगे, ठीक है। इंडेस 36 के अंदर जो बातें कही गई हैं वो है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। जरा एक बार फाइल में खोल लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए बात हो गई। एक मिनट रुकिए दोस्तों। एक मिनट आपका समय चाहूँगा, सॉरी फॉर डिले। मैं फाइल को ठीक से कर नहीं पा रहा। मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, मैं कर नहीं पा रहा। एक मिनट देखता हूँ। सेव एज, चलिए छोड़िए, ऐसे ही पढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आइए देखिए, बात हो रही है एक बहुत ही प्यारे एएस की, जिसकी ज़रूरत आपने देखा हर जगह पड़ रही है। तो जब ज़रूरत हर जगह पड़ रही है तो क्यों ना हम इसको पढ़ ही लें, फिर और बातें करेंगे। या देखिएगा, नाम क्या है इसका? नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ठीक है। इसका नाम है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। इस एस का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, साफ साफ कहता है कि इस एस का ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना दैट नो एसेट शुड बी कैरिड मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है मैं इसके बाद में बात करूंगा, कि कोई भी एसेट कभी भी रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर कैरी नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। नो एसेट शुड बी कैरिड
ओवर एंड अबव द रिकवरेबल अमाउंट। और अगर कभी रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर है उसकी कैरिंग अमाउंट, किसी भी कारण से उसकी कैरिंग अमाउंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इम्पेयरमेंट। और उस इम्पेयरमेंट को किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या परिस्थितियां हैं, इसी बात को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36। यही ये प्रिस्क्राइब करना इसका मेन काम है कि देखिए कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू आप सब समझते हैं। रिकवरेबल अमाउंट बात करेंगे जो मिलने की उससे उम्मीद है। किसी भी सूरत में अगर मुझे 2 रुपये मिलने की उम्मीद है तो अपनी एसेट को 3 रुपये पर कैसे दिखा सकता हूँ। अगर 3 रुपये पर दिखाया जा रहा है इसका मतलब मेरी एसेट ओवर वैल्यूड है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रेजेंटेड नहीं है। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रेजेंटेड नहीं है तो उसे हमें ठीक करने की ज़रूरत है। और यही इस इंड एस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये एस में भी था, एस 28 के रूप में, लेकिन वो आईपीसी के सिलेबस में नहीं था या सी एंटर के सिलेबस में नहीं था, वहाँ आप लोग नहीं पढ़ा। चलिए यहाँ पे आपको इसका मौका मिल रहा है तो यहाँ इसकी हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके स्कोप के बारे में पढ़ लीजिए। हालांकि स्कोप शुरू में पढ़ने का बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं होता, एक काम करते हैं इसको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्कोप के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मेन धंधे पे आते हैं। और मेन हमारा काम क्या है, पढ़ लीजिए कि भाई एक एसेट्स को इम्पेयर्ड कब माना जाएगा। एक एसेट को तब इम्पेयर्ड माना जाएगा जब उसकी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा हो। अगर कैरिंग अमाउंट 50 लाख है और रिकवरेबल अमाउंट अगर 60 है, इसका मतलब देयर इज नो इम्पेयरमेंट। लेकिन अगर रिकवरेबल अमाउंट 40 है, इसका मतलब वहाँ इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, गिरावट, है ना, नुकसान हो जाना, यही इम्पेयरमेंट है। और इम्पेयरमेंट लॉस किसे कहेंगे भाई, तो देखिए हमारा एस कहता है कि इम्पेयरमेंट लॉस, ध्यान दीजिएगा, इम्पेयरमेंट लॉस इज द amount by which the carrying amount of an asset of a cash generating unit exceeds its total recoverable amount. Impairment is the loss by which the carrying amount of an asset or a CGU क्या होता है इसके बारे में अभी थोड़ी देर बात करेंगे, आप चिंता ना करें, इसकी चर्चा चलेगी। exceed the recoverable amount, सही पूछिए तो इसमें से आप एक चीज जानते हैं कि कैरिंग अमाउंट क्या है। ये आप सबको पता है, कैरिंग अमाउंट वो है जो बुक्स में दिखाया जा रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट या रिवैल्यूड लेस जो भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन वगैरह के बाद जो बचता है वही कैरिंग अमाउंट है। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल कॉस्ट हमारा था 100 और हमने अब तक 30 का डिप्शन चार्ज कर दिया तो कैरिंग अमाउंट है 70 ऑफ एन एसेट। अभी सीजी छोड़िए, गोली मारिए इसको, एक्सीड द रिकवरेबल अमाउंट। अब बार बार बात वहीं आ जा रही है कि भाई रिकवरेबल अमाउंट क्या है। तो चलिए जरा रिकवरेबल अमाउंट की चर्चा कर ही लेते हैं, तब हम और आगे बातें करेंगे कि ये रिकवरेबल अमाउंट आखिर है क्या। देखिए रिकवरेबल अमाउंट के बारे में आपका एस कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट और ए सीजीयू इज द हायर ऑफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड वैल्यू इन यूज। लो जी, अब फिर फेयर वैल्यू पता करना पड़ेगा, लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा है कि सेल करने पे हमारे हाथ में क्या आएगा, बाद में टेक्निकल बातें करेंगे। वैल्यू इन यूज, भाई इस्तेमाल करने पे हमारे हाथ में क्या आएगा। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही रिकवरेबल अमाउंट है। और ये मैक्सिमम लिमिट होती है किसी भी एसेट्स के बुक्स में दिखाए जाने की। अगर कभी कोई एसेट इससे भी दोस्तों ज़्यादा पे दिखाया जा रहा है तो समझिए वो एसेट इम्पेयर्ड हो चुका है। और अगर वो इम्पेयर्ड है तो हमें वहाँ इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, चाहे वो पीपीई हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टीज़ की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की बात हो, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स की बात हो, या किसी भी और चीज़ की बात हो। इसी बीच एक बात आई है कि सर क्या रिकवरेबल अमाउंट और एफएम भी सेम है? नहीं, फेयर वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, अभी बात करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू जो आप कह रहे हैं, अभी बात करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं आपको वैल्यू लेस कॉस्ट और वैल्यू इन यूज दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन वो बात करने से पहले
मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके सामने देना चाहता हूँ। मेरी एसेट्स है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी और जिसमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है लेट्स सपोज 30। इसका मतलब आज की तारीख में जिस डेट को इम्पेयरमेंट की बात हो रही है हमारे एसेट का कैरिंग कॉस्ट है 70। अब आपको जानते हैं क्या करना है, आपको कंपेयर करना है अपने रिकवरेबल अमाउंट से। मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, आपको बताना है कि इन दोनों सिचुएशन में क्या लॉस है और क्या नहीं है। इतना सबने ध्यान दिया मैंने क्या लिखा है। अब मैं लिखने जा रहा हूं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और एक मैं दूसरी बात कह रहा हूँ वैल्यू इन यूज। हालांकि इनके बारे में चर्चा चलेगी, अभी आप ये मत सोचिए कि ये क्या है। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, आप उसको बस देखिए और मुझे बताइए कि इम्पेयरमेंट है कि नहीं है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज। दोस्तों कोई नहीं लिखेगा, लिखने के काम बिल्कुल अभी नहीं करना है। अभी हम आपसे बात करते हैं। सूरज, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, प्रीत, निवानंद, जयंत, चंद्रमोहन, सभी बच्चों का स्वागत है टॉपर्स की फैमिली में। चलिए मैं एक फिगर आपको दे रहा हूं, ओके, आर यू रेडी। फर्स्ट केस 120 है, 50 है। सेकेंड केस 65 है, 50 है। बताइए फर्स्ट केस में कितना इंपेयरमेंट हुआ और सेकंड केस में कितना इंपेयरमेंट हुआ। सौरभ भाई भी जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है दोस्तों। मुझे बताइए फर्स्ट केस में कितना इंपेयरमेंट हुआ और सेकंड केस में कितना इंपेयरमेंट हुआ। सीए फाइनल की रात्रि पाठशाला में आपका स्वागत है। जल्दी से बताइए मुझे बड़ा अफसोस है कि पिछले 2 क्लासेज किसी कारण से इस चैनल पर नहीं खुल पाया, किसी टेक्निकल कारण से, और वो इधर उधर चल गई। लेकिन आप उससे परेशान मत होइएगा, जो क्लासेज इधर उधर चली गई हैं वो सभी क्लासेज प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। आपने देखा होगा वो सभी क्लासेज प्लेलिस्ट में आ गई हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी कारण से अगर कोई चैनल इधर उधर चला भी जाए, कई बार क्या होता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, यूट्यूब में टेलीकास्ट नहीं हो पाता, तो फिर वैसे सिचुएशन में दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगले दिन निश्चित रूप से फिर से वापस यूट्यूब पे आ जाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे इस बात के लिए, तनिक भी चिंता नहीं करेंगे। चलिए तब तक मुझे आंसर मिलना शुरू हो चुका है और मेरे बालक, मेरे दोस्त मुझे बता रहे हैं, कश्यप बता रहे हैं सर फर्स्ट केस में कोई इंपेयरमेंट नहीं है। नील बता रहे हैं इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट देयर, और सौरभ भी मुझे यही बता रहे हैं, चंद्रमोहन भी मुझे यही बता रहे हैं। सेकेंड केस में मुझे इंपेयरमेंट लॉस बच्चे 5 बता रहे हैं। कितना आसान है ये इंडेस वगैरह, है ना। हम बेकार का हुआ लगा के बैठे रहते हैं कि इंडेस कैसे होगा। अरे कानून है भाई, अकाउंट का कानून है, अकाउंट इस तरह से बनेगा, कहीं लिख दिया गया है और वो बात पढ़ के हमें अकाउंटिंग कर देनी है। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेटा हम अभी रिपीट कर देते हैं, जरा 2 मिनट समय दे दीजिए दोस्त। सौरभ कश्यप ने भी मुझे बोला और वो निबंध ने भी मुझे बोला कि सर सेकंड केस में 5 लाख है, फर्स्ट केस में नहीं बता रहे हैं बच्चे। बाकी बच्चे भी खुल के आइए, तो आइए मेरी तरफ से। सौरभ चतुर्वेदी आप भी बेटा जुड़ जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं इंड एस 36 की और उसका नाम है इम्पेयरमेंट लॉसेस। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है अगर कभी किसी एसेट्स का कैरिंग अमाउंट अपने रिकवरेबल अमाउंट से ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं, या दूसरे शब्द में ऐसे बोलेंगे, कभी किसी एसेट्स का रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। और इस लॉस को हमारे बुक्स में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वरना हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट सही प्रेजेंट नहीं होगा। जब हमें मिलने की उम्मीद नहीं है तो फिर कैसे। और रिकवरेबल अमाउंट को डिफाइन किया गया है, इट इज हायर ऑफ द वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल।
ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बात यहाँ है, सब लोग देख रहे हैं। इस केस में 120 है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हमारे हाथ में 120 आएगा, यूज करेंगे तो 50 आएगा। विच एवर इज हाइयर, तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा बन गया 120, और चूंकि कैरिंग अमाउंट सिर्फ 70 है और रिकवरेबल 120 है, भाई हम कहाँ इम्पेयरमेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत कम पे दिखा रहे हैं, हम तो उल्टा रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, है कि नहीं। हम तो 120 तक जा सकते हैं क्योंकि मार्केट की फेयर वैल्यू है, और हम तो 70 पे दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। आप बिल्कुल सही है। सौरभ चतुर्वेदी, थोड़ा समझ आया दोस्त आपको कि जब किसी एसेट्स का, फिर से दोहराऊंगा, मैं बार बार दोहराऊंगा, जब किसी एसेट्स की फेयर वैल्यू, जब किसी एसेट्स की दोस्तों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, जिसको बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट, उसकी कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए तो इसको बोलेंगे हम इम्पेयरमेंट लॉस, और दिस इम्पेयरमेंट लॉस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन इससे कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं, जिसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इम्पेयरमेंट लॉस का बेसिक कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। चलिए दूसरे केस में, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज हाउ मच 65, वैल्यू इन यूज कितना 50, इन दोनों में से जरा बताइए विच एवर इज हायर, हायर इज 65, ओहो स्टिल इट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, स्टिल इट इज लेस देन कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट तो 70 है और रिकवरेबल सिर्फ 65 है, इसका मतलब यहाँ इंपेयरमेंट लॉस है, और इसकी अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम जानेंगे थोड़ा थोड़ा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो बोलिए बेसिक इंपेयरमेंट क्या है, सब लोग समझ गए। एज पर इंड एज 36, हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, कोई मायने नहीं रखता, जो इंडेक्स कहता है उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब जरा सा आपके साथ बात की जाए कि वैल्यू इन यूज क्या है। पूरा इंडेक्स इसी पर तो डिपेंड है, वैल्यू इन यूज क्या है, डिटेल भी बताएंगे, लेकिन पहले डिफिनेशन बताते हैं, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। उम्मीद है इलस्ट्रेशन सभी दोस्तों को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी बीच एक बालक आए हैं, संजय सर इनकम टैक्स की आगे ही क्लास कब होगी। दोस्त सही पूछे तो मुझे नहीं पता, इसके लिए आप अरविंद सर को मैसेज करें, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। मुझे तो इनकम टैक्स का बस ये इतना पता है कि इनकम टैक्स की स्पेलिंग क्या होती है, और ये 1961 में बना था, बाकी सब मैं भूल चुका हूँ। पिछले 22 साल से मैंने इनकम टैक्स को छुआ भी नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वैल्यू इन यूज। खुद हमारे जो टैक्स के काम है वो सब अरविंद सर ही करते हैं, इसीलिए अरविंद सर को पकड़िए, मुझे बकस दीजिए। लेट्स सी, हम आपसे बात करने जा रहे हैं व्हाट इज वैल्यू इन यूज। भाई वैल्यू इन यूज के लिए दो बातों का ध्यान देना जरूरी है, एक तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, और दूसरा फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है। मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करने से फ्यूचर में जो पैसा मिलने की उम्मीद हो, इस्तेमाल करने से उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू इन यूज। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कार है, इस कार की लाइफ अभी भी 5 साल बाकी है, 5 साल आप किसी को भाड़े पे देंगे, और भाड़े पे दे के आप कितना पैसा कमा सकते हैं खर्चे बर्चे काट के, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर निकाली जाए तो इसी को बोलेंगे वैल्यू इन यूज। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालनी है, ओके। और प्रेजेंट वैल्यू किसी न किसी रेट ऑफ डिस्काउंट पे करेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। तो किसी एसेट्स की बात हो या सीजीयू, मैंने कहा बाद में बात करेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैल्यू इन यूज क्लियर है। चलिए आपका घर है, हम आपके घर के वैल्यू इन यूज की बात करना चाह रहे हैं। आपका जो भी पुश्तैनी घर है, जहाँ भी है, गांव में है, शहर में है, भाई अगर वो घर आपके पास नहीं होता तो कहीं भाड़े पे आप रहते, आपको भाड़ा देना पड़ता, या उस घर को आप भाड़े पे दे देंगे तो आपको कमाई होगी, और ऐसा अगले 10 साल 20 साल 25 साल वो घर चलेगा। तो 20 साल के अंदर जो आप भाड़ा बचाएंगे वही बताइए क्या उसका वैल्यू इन यूज, ठीक है ना। तो चाहे लैंड बिल्डिंग हो, प्लांट हो, कोई आपका खेत खलिहान है, उस खेत को आप मतलब 10 साल 20 साल 50 साल जो भी उसकी लाइफ है तब तक आप यूज़ करेंगे, तो उससे आपको कितना बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वैल्यू इन यूज। नाम से नहीं क्लियर है, यूज करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, सीधी सीधी बात करते हैं, किसी एसेट्स को यूज करने से क्या वैल्यू होगी, यही वैल्यू इन यूज है। और क्या कहूँ मैं, किसी एसेट को इस्तेमाल करने से हमें क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, क्या हम कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे फ्यूचर में, यही वैल्यू इन यूज है।
लेकिन हाँ, हमें पूरा कैश फ्लो नहीं लेना है, हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन आज हो रहा है। आज अगर 1 जनवरी 2020 है तो आज की रिवैल्यूएशन की बात हो रही है। अगर आज 1 जनवरी 2021 है तो आज की वैल्यू चाहिए, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना जरूरी है। लेकिन चिंता ना करें, अब डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, तो सिर्फ डिफिनेशन पार्ट बता रहा हूँ। आइए, फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू को एक इंड एस के तहत डिफाइन किया गया है, और वो सभी इंड एस में वही फेयर वैल्यू की डिफिनेशन इस्तेमाल की गई है, और वो इंड एस है 113। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। कहता है इट इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड, जो रिसीव होगा टू सेल एन एसेट या पेड टू ट्रांसफर ए लायबिलिटी इन ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एंड ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट एट द मेजरमेंट डेट, कि जिस मेजरमेंट डेट की हम बात कर रहे हैं उस डेट को अगर हम मार्केट में जाएं और मार्केट में अनवाइस्ड प्राइस पता करें जो हमें मिलेगा, जो सेलर हमें देने को तैयार है, इसी बात को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी बात का नाम है फेयर वैल्यू। ठीक है, और इस फेयर वैल्यू का बहुत सारा इस्तेमाल है। आप देखेंगे सभी इंड एस के अंदर 36 तो है ही, 38, 40, 41, 16 सबके अंदर फेयर वैल्यू की चर्चा, और सब जगह यही डिफिनेशन है। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज है। फेयर वैल्यू तो दोस्तों आपको लेना है, लेकिन गौर फरमाइएगा, फेयर वैल्यू लेके इसमें से एक चीज घटानी है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, है ना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो जरा ये भी सुन ही लीजिए भाई। देखो, जब किसी एसेट को आप बेचते हैं तो कई बार कुछ पैसे देने पड़ जाते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, इट इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट या CGU एक्सक्लूडिंग फिनेंशियल कॉस्ट या इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स उस पर क्या लगेगा या क्या बचेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, फिनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट वगैरह के बर्डन की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने अपना मोबाइल बेचा तो किसी को हो सकता है ब्रोकरेज देना पड़े, या OLX पे बेचेंगे तो वो भी पैसा लेगा, अमेजन पे बेचेंगे तो भी पैसा लेगा, कमीशन तो काटेगा ना। तो वो जो कमीशन वो अपना काटते हैं, काटने के बाद जो आपके मिलेगा, जो ब्रोकर बेचेगा ब्रोकरेज लेगा, ट्रांसफर फीस, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेज, है ना, मीडिएटर्स, ये जो पैसा लेते हैं वो पैसा काट दीजिए, वही पैसा कहलाता है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग बेचूंगा और मुझे मिलेगा 50 लाख, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए खर्च भी करने पड़ेंगे, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि 50 - 5 45 लाख है, ये मेरी फेयर वैल्यू है और ये मेरी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। हम कह सकते हैं ये है फेयर वैल्यू नेट कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसके लिए उन्होंने कोई टर्म इस्तेमाल नहीं किया, कोई टर्म इस्तेमाल कर देते नेट फेयर वैल्यू टाइप का तो अच्छा हो जाता बोलने में, वरना बार बार हमें बोलना पड़ रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। एक काम करूं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को मैं आगे नेट फेयर वैल्यू बोलूं तो चलेगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इंड एस में ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंड एस में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो आपके सामने है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इंड एस के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन मैं अगर नेट बोल दूं तो चलेगा, ठीक है ना, नेट फेयर वैल्यू। तो चलिए नेट फेयर वैल्यू मैं बोला करूंगा आगे से। तो फेयर वैल्यू का मतलब है वो जो एक मार्केट में ऑर्डरली ट्रांजेक्शन्स को मेजरमेंट डेट में पार्टिसिपेंट के बीच में इंटरेक्ट किया जाएगा, वो फेयर वैल्यू है। कौन ना कि मार्केट में सही दाम अगर लगे तो क्या लगेगा, अपने शब्दों में क्या मिलना चाहिए, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और आगे चलिए। उसको इनैक्ट करने में जो खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और जो बचेगा वही हमारा है नेट फेयर वैल्यू। ठीक है ना। अब बार बार एक शब्द मैं बोल रहा हूं, CGU CGU CGU। क्या है CGU? कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? तो देखिए कई बार दोस्तों क्या होता है, किसी एक एसेट से हम कुछ काम नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका ऑफिस है। अब आपके ऑफिस में आपके कंप्यूटर से क्या मिलेगा ये निकाल सकते हैं? नहीं भाई, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। चलो मैं एक कोचिंग क्लास की बात करता हूँ। कोचिंग क्लास में बेंच से क्या मिला, बिल्डिंग से क्या मिला, AC से क्या मिला, प्रोजेक्टर से क्या मिला, बोर्ड से क्या मिला, अलग अलग निकल सकता है। कितनी फीस आप बेंच के लिए देते हैं, कितनी फीस आप बोर्ड के लिए देते हैं, कितनी फीस आप पंखे के लिए दिए हैं, कितनी फीस आपने AC के लिए दिए हैं, क्या कोई बता सकता है? नहीं। असल में जनरली एक एसेट
दूसरे एसेट से इंडिपेंडेंट काम नहीं करता, बल्कि ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ये क्रिकेट टीम की तरह है भाई, क्रिकेट टीम में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब जरूरी है, इसीलिए 11 प्लेयर खेलते हैं, स्पेशलाइज प्लेयर होते हैं। कोई ओपनिंग करता है, कोई मिडिल ऑर्डर में खोलता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फिनिशर होता है 2020 में, कोई बढ़िया बॉलिंग करता है, कोई स्पिन बॉलिंग करता है, कोई तेज बॉलिंग करता है, सब तरह के लोग हैं, है ना, तब जाके टीम बनती है और वो टीम हारती है जीतती है। उसी तरह से कंपनी के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी किसी एक एसेट्स का कैश फ्लो निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एसेट इंडिपेंडेंटली काम कर ही नहीं पाता, अनलेस एंड अनटिल ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जो आपने किसी को भाड़े पे दे रखा हो, ठीक है कि नहीं। तो हम एक ग्रुप या टीम के रूप में दोस्तों काम करते हैं, और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि CGU इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप, ये सबसे छोटा आइडेंटिफाइबल ग्रुप है that generate cash flow that are largely independent of cash flow from other asset और group of asset, या अदर CGU का लीजिए, CGU। थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल से दोस्त बताऊंगा। देखिए, एक कोचिंग क्लास है, ठीक है, तो पर से मान लीजिए, अब इस कोचिंग क्लास में क्या हो रखा है कि इन्होंने काम बांट रखा है पूरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग बनाते हैं, ये बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, यहाँ ये CPT या फाउंडेशन की क्लासेस कराते हैं, यहाँ ये CA इंटर की क्लासेस कराते हैं सेकंड फ्लोर पे, और ये CA फाइनल की क्लासेस कराते हैं, ठीक है जी। और यहाँ इनका ये हॉस्टल है, बिल्कुल टिपिकल टॉपर्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, फाउंडेशन की क्लास के लिए क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए, बेंच भी चाहिए, AC भी चाहिए। आजकल बगैर AC के तो खैर बात बन ही नहीं सकती, ज़माना बदल गया। और बहुत सारे आजकल इक्विपमेंट चाहिए, प्रोजेक्टर और कई तरह की चीज़ें चाहिए। तो ये सब यहाँ भी लगा हुआ है दोस्तों, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी लगी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी लगी हैं। हॉस्टल्स में बेड वगैरह लगा हुआ है, जानते हैं। ये फाउंडेशन की जो क्लासेस चलती हैं, कभी यहाँ पे लॉ चल रहा है, कभी यहाँ पे इको चल रहा है, कभी यहाँ मैथ चल रहा है, बहुत सारे रूम बने हुए हैं इसमें, ठीक है ना। ये सब बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि मार्कर के चलते बच्चों ने इतना दिया, प्रोजेक्टर के चलते इतना दिया, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते इस रूम के चलते इतना दिया और इस रूम के चलते इतना दिया। बेसिकली बच्चे सभी रूम में पढ़ते हैं, सभी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, और उसके बदले में वो फीस देते हैं। उस फीस में से खर्चे होता है, नेट कैश फ्लो होता है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि फाउंडेशन की जितनी भी एसेट्स हैं, दे आर ऑल ए CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट है। यही बात इंटर पे लागू होती है, यही बात ईशा। तो CGU हो सकता है कि फाउंडेशन का इंटर से कोई लेना देना नहीं हो, इंटर के बच्चे अपना अलग है, फैकल्टी अलग है, सब कुछ अलग है, फाउंडेशन का अलग हिसाब है और फाइनल का अलग हिसाब है। तो हम कह सकते हैं इस कंपनी के अंदर 3 CGU है, और हॉस्टल तो अलग है ही, तो हॉस्टल एक अलग CGU है। तो हम अब बात जो करेंगे ना वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू, अब हम वैल्यू इन यूज नहीं बात करेंगे एक टेबल चेयर की या प्रोजेक्टर की, या फेयर वैल्यू या नेट फेयर वैल्यू हम नहीं बात करेंगे एक प्रोजेक्टर की, हम बात करेंगे CGU की, मतलब ग्रुप ऑफ एसेट्स की। देखिए कैसे बनाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे एसेट्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे एक एसेट का वैल्यू यूज निकाल सकें, लेकिन किसी कारण से मान लो एक एसेट का वैल्यू यूज नहीं निकल पा रहा है क्योंकि अकेला इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको ना अपने पास वाले एसेट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या ये दोनों मिलकर एक टीम हो गए? होता है ना कि दो दोस्त एकदम मिल गए, मस्त है, पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हम आप और बिग पाइपर, बात खत्म, बाकी से में क्या लेना देना है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो यही CGU हो गया, फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, टीम में ये भी होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, तब हम कैश फ्लो जनरेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है ये भी मेरा CGU का पार्ट है, अब जाके CGU हुआ। लेकिन मान लीजिए कहते हैं नहीं सर ये 3 नहीं, ये चौथा भी टीम में प्लेयर होना चाहिए, ये एसेट होगा तभी हम कैश जनरेट कर सकते हैं, तो फिर ये भी CGU हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बातें होती जाएंगी। अच्छा एक बात बताना भूल गया, ये नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जो सबके काम आ रहा है, इसको हम लोग बाद में नाम देंगे कॉर्पोरेट एसेट, थोड़े समय बाद। तो CGU याद रहेगा दोस्तों आपको कि CGU वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो इंडिपेंडेंट काम कर सकता है दूसरों से कहे बगैर। जैसे आपकी फर्म में हो सकता है 2-3 डिपार्टमेंट बने हुए हों, इनडायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का,
या ऑडिट का, और हो सकता है ऑडिट वाले को जीएसटी से कोई लेना देना नहीं होता हो। मे भी आप अपना अलग फीस कमाते हैं, अलग क्लाइंट से डीलिंग होती है और जीएसटी का अलग क्लाइंट से डीलिंग होता है। अगर इस तरह की बात है दोस्तों तो हम कह सकते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सीजीयू है, जिसे हम डिपार्टमेंट बोलते हैं ना। उसी तरह से सीजीयू भी वो ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं जो दूसरों की मदद के बगैर इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सीजीयू। ठीक है दोस्त। और कई बार एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, तो जब तक डिपेंडेंसी बनी रहेगी तब तक बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना। और मान लीजिए इंडिपेंडेंट कोई एसेट है तो फिर हम इंडिपेंडेंट एसेट की बात करेंगे। रियल लाइफ में पूछिए इंडिपेंडेंट एसेट बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पता कर पाना इंडिपेंडेंट एसेट। ठीक है कि नहीं। एक एसेट्स क्या वो तो जनरली कब हो सकता है, जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है तो ट्रक है, बस है या हवाई जहाज है, तब तो टैक्सी है, वहाँ तो निकालना आसान है। लेकिन अगर फैक्ट्री की बात करेंगे तो फैक्ट्री में प्लांट और मशीनरी से क्या प्रोडक्शन होता है। प्लांट और मशीनरी के साथ लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, डिलीवरी वैन भी चाहिए, तब जाके बात होगी ना, है कि नहीं। हाँ ये हो सकता है फैक्ट्री में एक मशीन में प्रोडक्ट ए बनता है, एक मशीन में प्रोडक्ट बी बनता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मशीन से केवल बात नहीं बनती, मशीन के साथ और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तभी जाके वो एक सीजीयू या कैश जनरेटिंग यूनिट बन सकता है। तो उम्मीद है मैं आप तक कैश जनरेटिंग यूनिट लेकर आ गया। एक बार जरा डिफिनेशन फिर से देख लीजिए। कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट दैट जनरेट कैश इनफ्लो that are largely independent of the cash inflow from other asset or group of asset। क्या मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाया दोस्तों। चलिए कॉर्पोरेट एसेट की जरा बात पढ़ लीजिए। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद कीजिए, टॉपर्स का ये ग्राउंड फ्लोर, कोचिंग क्लासेस का ये ग्राउंड फ्लोर, जहां कोई क्लास नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है। जब क्लास नहीं हो रही तो क्या हो रहा है यहाँ पे, बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इन सब के लिए मदद पहुँचाई जा रही है, इन सब के लिए प्रचार, सबके लिए नोट्स, सबके लिए सपोर्ट पहुँचाया जा रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट एसेट। कॉर्पोरेट एसेट आर एसेट अदर देन गुडविल, गुडविल को छोड़ के, हम अभी गुडविल की बात नहीं करते, दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू एंड अदर कैश जनरेटिंग यूनिट। मतलब आपके घर में मान लीजिए आप हैं, आप भी कमाते हैं, भैया हैं, भैया भी कमाते हैं, लेकिन मम्मी पापा, भाई उनके लिए तो दोनों बराबर हैं, दोनों को पूरा सपोर्ट देते हैं। हो सकता है भैया को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हो और आपको कम, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो जो मम्मी पापा हैं बताइए क्या है, आपके कॉर्पोरेट एसेट है कि जो सबके काम आ रहा है, आपकी भी मदद कर रहे हैं, किसी और की भी मदद कर रहे हैं। देखिए ना कितना बढ़िया है। आर द एसेट दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ बोथ द कैश जनरेटिंग यूनिट अंडर रिव्यू, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं, एंड अदर कैश जनरेटिंग यूनिट। तो मुझे याद, मैं क्या समझ सकता हूं कि आपने ये चारों पांचों बातें समझ लिया कि व्हाट इज इम्पेयरमेंट। फिर से बात करते हैं, क्या है इम्पेयरमेंट। जब किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट से उसकी रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, या किसी सीजीयू की, तो उसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट। ठीक है ना। और जो जितना कम हो उसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है भाई, कैरिंग अमाउंट तो समझते हैं, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, वैल्यू इन यूज और नेट फेयर वैल्यू। हालांकि वर्ड सही नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, विच एवर इज हाइयर इज द फेयर वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू इन यूज, किसी एसेट्स को अगर हम इस्तेमाल करें तो उसके यूजफुल लाइफ में ऑर्डनरी एक्टिविटीज से जो भी कैश आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हम निकालें तो ये वैल्यू इन यूज है। उसमें डिस्पोजल की वैल्यू भी शामिल होती है लास्ट में। और फेयर वैल्यू एक मार्केट के अंदर ऑर्डरली ट्रांजैक्शंस में मार्केट पार्टिसिपेंट क्या ऑफर करेंगे आपको, वो फेयर वैल्यू है। और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, उस फेयर वैल्यू को अचीव करने में जो खर्चे होंगे वो आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तय करेगा। व्हाट इज सीजीयू, वो एसेट्स का ग्रुप जो दूसरे के मदद के बगैर कैश फ्लो जनरेट कर सकता है, वो सीजीयू है। और कॉर्पोरेट एसेट क्या है, वो एसेट्स हैं जो सभी सीजीयू या एक से ज़्यादा सीजीयू के अंदर कैश फ्लो जनरेट करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थी पहली बात। आधे घंटे के अंदर हम लोगों ने कुछ डिफिनेशंस की बात करी। क्या मैं आप तक पहुंच पाया? इस दरमियान कोई भी अगर शक सुबह हो तो प्लीज़ मुझे अभी बताइए, और समझ आए तो थम्स अप दीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं, मुझे पता चले कि हाँ आप लोग समझ गए। मैं रुकता हूं यहाँ तक दोस्तों। किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की बात हो तो प्लीज़ मुझे बताइए।
नहीं तो एक थम्स अप दीजिए कि हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोलिए दोस्त, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। मुझे हरी झंडी दीजिए या फिर लाल झंडी दिखाइए। दोनों ही सिचुएशन मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 2 बच्चों की तरफ से तो हरी झंडी आ गई, तो इसका मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने की इजाज़त वो मिल गई है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए एक बहुत बड़ी समस्या की बात है कि हम चेक कब करें कि इम्पेयरमेंट हुआ है कि नहीं। सर, इज द फेयर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट इज सेम? नो, फेयर वैल्यू वो है जो मार्केट में बेचेंगे तब मिलेगा, और वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो वो है जो वैल्यू इन यूज हम इस्तेमाल करें तब होगा। कंचन बेटा, ज्योति जरा ध्यान देना, आपका एक ऑफिस है, ठीक है, आप उस कनॉट प्लेस में ऑफिस है, उस ऑफिस को अगर अभी बेच दें तो आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा, ये है उसकी फेयर वैल्यू, उसमें से डिस्पोजल कॉस्ट काट दीजिएगा। और ना बेचें, आपकी उम्र अभी मान लीजिए 22 साल है और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे 62 ईयर्स तक, ठीक है, और 62 ईयर्स के बाद आप इसको बेचेंगे, यानी कि ऐसे 40 साल तक आप इसे यूज करेंगे और तब बेचेंगे। तो जब बेचेंगे तो क्या मिलेगा, 40 साल यूज करेंगे तो भाई यही कुछ प्रॉफिट होगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है वैल्यू इन यूज। इसलिए दोनों 2 बातें, एक है रियलाइजेशन अप्रोच और एक है इकोनॉमिकल वैल्यू। रियलाइजेशन अप्रोच मतलब बेच दूं तो क्या मिलेगा, लिक्विडेशन अप्रोच बेच दूं तो क्या मिलेगा, और दूसरा इस्तेमाल करूं तो क्या मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोनों में फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप। भाई ये गैया है हमारे पास, हम गैया बेच दें तो हमें क्या मिलेगा, 30-40 हज़ार रुपये, लेकिन गैया हम अपने पास रखें और उसका हम पशु आहार उसको खिलाएं और जो उससे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होता है हम उसको बेचें, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या मिलेगी। बताइए ये सब क्या है, टेल मी। यही है उसकी वैल्यू इन यूज। तो क्या कंचन मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि भाई इंपेयरमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, ये बात हम कैसे जाने भाई, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई एसेट इंपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या हम हर पल चेक करते रहें? तो देखिए, उसके बारे में सबसे पहली जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि देखो, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एसेट इंपेयर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे बताइए, कोरोना के लिए सबका इलाज किया जा रहा है क्या आज पूरे इंडिया के 130 करोड़ लोगों का इलाज किया जा रहा है कोरोना के लिए, या किसका इलाज किया जा रहा है? मेरे ख्याल से कोरोना में सबसे पहले जो बात लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या आपके पास कुछ लक्षण है, भाई हाई फीवर है, सर्दी जुकाम है। अगर ऐसा है तो हम मेरे ख्याल से टेस्टिंग करते हैं। पहले तो हम लक्षण देखते हैं कि भाई लक्षण हैं कोरोना के, तो फिर आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट में 2 बातें होंगी, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। इसमें निगेटिव होना अच्छी बात मानी जाती है। निगेटिव होगा तो आपको फ्री कर दिया जाएगा, जाओ भाई एंजॉय करो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव निकल गए तो आपको अलग कर दिया जाएगा, और अलग करके तब आपका इलाज किया जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो जिस तरह से कोरोना के लिए सबका इलाज नहीं किया जा रहा, लेकिन जिसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं और जिसकी टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग पॉजिटिव आ रही है, फिर उसका इलाज हो रहा है। बताइए, सबसे पहला स्टेप कौन है? कोरोना के ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? कोरोना किसी को है या नहीं है, इसकी पहचान सबसे पहली बात कौन सी है? मुझे लगता है लक्षण। इसीलिए तो बार बार टेलीविज़न पे, मोबाइल पे आ रहा है कि भाई कोरोना के लक्षण का ध्यान दीजिए, बच के रहिए और लोगों को बचाइए। ठीक बात है कि नहीं? तो लक्षण यानी कि कैरेक्टर, इंडिकेटर
हो रहा है तभी हम उसके इलाज के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ना टेस्ट भी नहीं करना है। उसी तरह से इम्पेयरमेंट किसी एसेट का हुआ या नहीं हुआ है, इसके कुछ इंडिकेटर हैं, हमें उन इंडिकेटर का इशारा समझना होगा। अगर वो इंडिकेटर हैं, इसका मतलब चांस है कि वहाँ इम्पेयरमेंट हुआ है, तब हम इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग अगर निगेटिव है तो कोई बात नहीं, और पॉजिटिव है तो उसका इलाज भी करेंगे। तो आप समझ रहे हैं इंड एस 36 के स्टेप्स कि सबसे पहले हम लक्षण देखेंगे, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। अगर इंडिकेटर है, अगर बल्ब जल रहा है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जानते हैं हम क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। और टेस्टिंग के लिए हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे, हम उसकी वैल्यू इन यूज निकालेंगे, नेट फेयर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। और रिकवरेबल अमाउंट निकालने के बाद कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। अगर कैरिंग अमाउंट के ऊपर चला गया फिर नो प्रॉब्लम, चलो निकलो, नो एडजस्टमेंट, नथिंग। इसका मतलब जो लक्षण था वो ठीक नहीं था, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फीवर पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है, लेकिन नॉट ड्यू टू कोरोना, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से इंडिकेटर होगा तो टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होगी तो फिर और बात होगी, समझ रहे हैं इस बात को। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलिए, तो आइए यहां भी हम यही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड, ठीक है। हर एंटिटी को एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, हर एंटिटी को एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये देखना चाहिए कि क्या कोई इंडिकेटर है, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है कि एसेट इंपेयर हुआ है। मैंने ये जो नोट्स दिखा रहा हूं, ये मैंने वो आपके टॉपर के ग्रुप पे भेज दिया है। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वहां से डाउनलोड कर लेंगे, टॉपर्स CA फाइनल। लेकिन अभी जो भेजा है वो ठीक नहीं है, उसको डाउनलोड मत कीजिएगा। वो गलती से वर्ड फाइल मैंने भेज दी है, मैं PDF भेजूंगा क्लास के बाद, उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी जो भेजी है उसको डाउनलोड नहीं कीजिएगा, कर लिया है तो डिलीट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं PDF फॉर्मेट में भेजूंगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। PDF में हिलता नहीं है, और जो वर्ड फाइल वगैरह होता है वो हिल जाता है, परेशानी हो जाती है। आप यहाँ देखिए ना, एनी इंडिकेटर सट गया, डेट सट गया, जबकि हमने तो अलग अलग लिखा था। तो चलिए कोई बात नहीं, तो जरा देखिएगा ठीक से कि एंटिटी को ये सेस करना है एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर कि वेदर देयर इज सम इंडिकेटर, क्या कोई बल्ब जल रहा है, दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड। और अगर ऐसा कोई इंडिकेटर है तब एंटिटी को रिकवरेबल अमाउंट को एस्टिमेट करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर इंडिकेटर नहीं है तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो कोरोना के जरा है, लक्षण है तो टेस्टिंग की जाएगी, जब लक्षण है ही नहीं तो टेस्टिंग किस बात की। लक्षण है उसकी तो टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, तो बिना लक्षण वाले को पकड़ कर टेस्टिंग कहाँ से करेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे, अब सवाल ये उठता है कि वो इंडिकेटर कौन है भाई, जिससे हमें पता चले कि भाई लक्षण है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में क्या कहता है आपका इंडेस, कहता है कि दो तरह का हो सकता है इंडिकेटर। या तो ये कुछ एक्सटर्नल सोर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, और या फिर इंटरनल सोर्स हो सकता है। भाई एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, तो एक्सटर्नल सोर्स में एक है कि एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, मतलब जो आपकी एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई है। बताइए किसी एसेट का मार्केट वैल्यू क्यों गिरता है, उससे बेहतर कोई चीज़ मार्केट में आ जाती है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है, या उस एसेट से होने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू घट जाती है, तो फिर जाहिर है उस एसेट की मार्केट वैल्यू घट जाएगी। ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो भी मार्केट वैल्यू घट जाएगी, उसका यूज बदल जाता है तो भी मार्केट वैल्यू घट जाएगी, गवर्नमेंट्स की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया तो भी मार्केट वैल्यू घट जाएगी। तो ये मार्केट वैल्यू का घटना मैं गारंटी नहीं देता कि इंपेयरमेंट हुआ है, याद रखिएगा। ऐसा हो सकता है मार्केट वैल्यू घटा है लेकिन वैल्यू इन यूज नहीं घटा, ऐसा पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर का मतलब इंपेयरमेंट है ही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इंडिकेशन का मतलब कि चांस है। जैसे फीवर का होना या गले में खराश का होना, ये इंडिकेटर है कि कोरोना हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि कोरोना ही हो।
है ना। तो सबसे पहला हम काम यही करेंगे दोस्तों कि हम एसेट्स की मार्केट वैल्यू का इशारा समझेंगे। अगर मान लीजिए उस तरह की एसेट मार्केट में काफ़ी डिक्लाइन पे बिक रही है, इसका मतलब कुछ तो खतरे की बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे, सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेज इन द टेक्नोलॉजी, द मार्केट, द इकोनॉमी एंड द लीगल इन्वायरमेंट। सॉरी, कुछ वर्ड सट गए हैं तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें ऐसी दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी वो गलती से मैं वर्ड फाइल ही मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए। सिग्निफिकेंट एडवर्स चेंजेज, मैं बात एडवर्स चेंजेज की कर रहा हूँ, फेवरेबल चेंजेज की नहीं कर रहा, खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं दुख की बात कर रहा हूँ कि अगर एडवर्स सिग्निफिकेंट चेंजेज किसी भी कारण से दोस्तों अगर आ गए हैं टेक्नोलॉजी में, भाई इंटेंजिबल एसेट है, सॉफ्टवेयर नया आ गया, हार्डवेयर ही है, मशीन ही है, नई मशीन आ गई, नई इंप्रूव्ड मशीन आ गई जिससे प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर बनता है, सर्विसेज ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। मार्केट बदल गया जी, मार्केट शिफ्ट हो गया। इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बदल गई, एडवर्स बदली। जैसे अब की बार देख लो, कोरोना के चलते बहुत सारे बिजनेसेस का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। लोग कह रहे हैं कि जो मल्टीप्लेक्सेज हैं, मल्टीप्लेक्सेज बिजनेस को लोग बहुत नुकसान की बात कर रहे हैं कि हो सकता है मल्टीप्लेक्सेज बिजनेस काफ़ी समय तक, ये तो गवर्नमेंट ही अलाउ ना करे, और गवर्नमेंट अलाउ करे तो लोग ना जाएं मॉल के अंदर। बल्कि आज तो आरबीआई ने बोल ही दिया है कि हो सकता है आपकी बार जीडीपी निगेटिव हो, आरबीआई ने भी बोल दिया ये बात, वो जो गवर्नर साहब हैं। या लीगल इन्वायरमेंट, अब मान लीजिए बिहार में डिस्टिलरी का बिजनेस था आपका, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अब बैन कर दिया तो बैन हो ही गया ना। तो इस तरह के जो सिग्निफिकेंट चेंजेज हैं टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, इकोनॉमी के, लीगल इन्वायरमेंट वगैरह के, वो आपको देखना है, ठीक है ना। और एडवर्स चेंज हुआ हो तो ये इशारा है कि उस एसेट्स का इंपेयरमेंट हुआ है, ठीक है। और आगे आइए, मार्केट इंटरेस्ट रेट हैव इंक्रीज्ड, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। देखिए आपने प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा होगा, मान लीजिए ये पैसे आने 10 लाख 10 लाख 10 लाख, ठीक है, बहुत सारे पैसे आने। मुझे बताइए अगर मैं इसकी डिस्काउंटिंग 10% पे करूं और इसकी डिस्काउंटिंग 12% पे करूं तो प्रेजेंट वैल्यू कहाँ कम आएगी? थोड़ा जवाब दीजिए। तो अगर मैं डिस्काउंटिंग 10% पे करूं तब प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, या 12% पे करूं तब प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी? बहुत देर से खाली बैठे हैं आप लोग, थोड़ा काम में लगाऊं आपको। किस सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, 10 से या 12 में? आप लोग एफएम के स्टूडेंट हैं, बताइए मुझे। टेल मी। जो भी कैश फ्लो है उसको अगर हम 10% से डिस्काउंट करें और 12% से करें, कम आने के चांसेस किस में है? सौरभ भाई ने एक जवाब दिया कि सर 12% में कम आने के चांसेस हैं, और लोग को नहीं समझ आ रहा। निश्चित रूप से 12 है ना, निश्चित रूप से 12 पे बात होगी। सही है दोस्तों, अब कहिए तो आगे चलें। देखिए अब हम वापस लौट के आते हैं। सपोज कीजिए कि जिस रेट से मुझे अपनी प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंट करना है वो पहले हुआ करता था 10 और अब हो गया है 12।
इसका मतलब वैल्यू इन यूज जो पहले आ रहा था, क्या वैल्यू इन यूज कम होने के चांसेस नहीं है? और वैल्यू इन कम होने के चांसेज हैं तो क्या पता रिकवरेबल अमाउंट भी कम हो जाए। इसका मतलब है कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है जो हमारी इंडस्ट्री पे अप्लीकेबल है, तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि भैया कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। चलें दोस्त आगे, लेट्स सी मूव फर्दर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट इज मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये कमाल की बात है कि आपकी एसेट जितनी भी हैं और आपकी लायबिलिटी जितनी भी हैं, मान लीजिए आपके पास, ऐसा मानते हैं हम, 500 करोड़ का एसेट है एज पर बैलेंस शीट और 100 करोड़ की लायबिलिटी है एज पर बैलेंस शीट। इसका मतलब आपकी नेट एसेट एज पर बुक आ रही है 400 करोड़। ठीक है, मैं डी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। नेट एसेट और लायबिलिटी मिला के 400 करोड़ मतलब नेट एसेट बन रहा है। और मार्केट में आपके जितने भी शेयर हैं, अगर उन सभी शेयर को कोई आज खरीदने जाए आज के मार्केट प्राइस पे, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑल शेयर, और वो आ रहा है 300 करोड़। इसका मतलब है कोई कंपनी आपसे खरीदने की बजाय मार्केट में ही खरीद ले। क्या कारण है कि जब आप 400 के हैं और मार्केट वैल्यू आपकी 300 लगा रहा है, जबकि नियम से ज़्यादा लगना चाहिए गुडविल वगैरह के चलते। इसका मतलब मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं वो आपको बहुत पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। उन्हें पता चल गया है या उनका ये अनुमान है कि आपकी कमाई घट रही है या आपकी कमाई फ्यूचर में नहीं होनी है, तभी तो आपको आपकी बुक वैल्यू का दाम भी वो नहीं दे रहे हैं। जबकि नियम से ऐसा होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बुक वैल्यू से हमेशा बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं? क्योंकि आप में कमाने की क्षमता है। आप केवल एक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर नहीं है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन, जिंदा ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि द मार्केट परसेप्शन अबाउट योर कंपनी इज नेगेटिव। तभी तो आपकी कंपनी को 300 करोड़ लोग मार्केट वैल्यू दे रहे हैं, जबकि आपकी कंपनी 400 करोड़ का तो बुक में है। नेट एसेट आपकी 400 करोड़ की है लेकिन वैल्यूएशन 300 है। तो ये भी एक तरह का इशारा नहीं है कि आपकी एसेट्स का या सीजीयू का या कंपनी एज सच का इंपेयरमेंट हुआ है दोस्तों, है कि नहीं? ये भी एक तरह का इशारा ही तो है। तो जरा इस बात को फिर से समझ लीजिए। इन चारों चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जरा फिर से पढ़िए। एसेट्स मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, एसेट्स का मार्केट वैल्यू, शेयर्स की मार्केट वैल्यू का डिक्लाइन। एक तो एसेट्स की बात हुई, एक शेयर्स की बात हुई। एडवर्स चेंजेज इन टेक्नोलॉजी और मार्केट, और इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, ये बेसिकली फेयर वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन ये दोनों बेसिकली वैल्यू इन यूज की बात कर रहा है। किसी भी कारण से आपकी फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज के कम होने के चांसेज हैं, तो दोस्तों हम इसे क्या बोलेंगे? बताइए, हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे बोलेंगे कि भैया आपके यहां इंपेयरमेंट है, जाइए टेस्टिंग करके देखिए। नहीं अगर इंपेयरमेंट है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार टेस्टिंग करके तो देख लीजिए, और अगर इंपेयरमेंट है तो इट हैज टू बी अकाउंटेड, द लॉस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो इंडिकेटर का मतलब समझ आया, और सभी इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये तो थे एक्सटर्नल, बाहरी की दुनिया। अब जरा इंटरनल बात करते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं दोस्तों जो आपकी कंपनी के अंदर होते हैं, ये आप ही समझ सकते हैं, बाहर वालों को इसका पता नहीं होता। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एब्सोलेसेंसी या फिजिकल डैमेज। ये फ़ोन देख रहे हैं, ठीक ठाक फ़ोन है ये, मैंने अभी लिया था इसको 70,000 रुपये में, नोट फ़ोन है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ से भगवान न करे छूट जाइए, धड़ाम से गिर जाए। अब ये 7 रुपये का है। अब ये 70,000 का फ़ोन था, लेकिन मेरे हाथ से ये छूट गया और 7 रुपये का भी नहीं है।
स्क्रीन टूट गया, ठीक है। तो ये बात आपको यहां पे देखनी है। इसी बीच एक क्वेश्चन आया है कि सर अगर हम स्टडी मटेरियल के 100% क्वेश्चन कर लें तो गुड मार्क्स आ सकता है। चंद्रमोहन मिश्रा जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 100% आ सकता है। नहीं 100% हाई मार्क्स नहीं, 100% अगर आपने अपना स्टडी मटेरियल कर लिया और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन कर लिए और कुछ आरटीपी कर लिया, आप चिंता नहीं करिए, लॉकडाउन खुलने के बाद ये किताब आपको मुहैया करा दी जाएगी। जो फोटोकॉपी का चार्ज होगा वही फोटोकॉपी का चार्ज आपको लगेगा, क्योंकि खुद से तो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो फोटोकॉपी के चार्ज पे ये आपको मिल जाएगा। और बाहर के आप स्टूडेंट हैं तो आपको कुरियर कर दिया जाएगा, कुरियर का दाम आप बस दे दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर, आरटीपी, ये 3 चीजों को दोस्तों आपको कवर करना है। थोड़ा सा मॉक टेस्ट, सभी एस के अंदर किसी में कम से कम 10 और किसी में सब मिला के 20, 25, 30 क्वेश्चन है। ऑन एन एवरेज 20 तो मान ही लीजिए, 35 एस है और 20 क्वेश्चन है, 700 बनते हैं केवल स्टडी मटेरियल। और हर पास्ट ईयर में 10 क्वेश्चन आता है, 4 अटेम्प्ट हो चुका है, 40 वो भी लगा लीजिए। हर आरटीपी में 10-12 क्वेश्चन होते हैं, 40-50 वो भी लगा लीजिए। 1-2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। तो भाई बच्चे की जान लोगे, 800 क्वेश्चन हो गए भाई, केवल पढ़ना ही है और केवल यही पढ़ना है क्या? ठीक है कि नहीं? केवल यही थोड़ा ना पढ़ना है। इसीलिए चंद्रमोहन मेरे भाई, बिल्कुल स्टडी मटेरियल पढ़िए। और एक छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, मैंने 22 साल के अपने करियर में ये देखा है कि जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल से पढ़ा है वो कम मेहनत में ज़्यादा वैल्यू यूज लेकर गए हैं। और जो बच्चे 5-10 किताबों के संग्रह में लगे हैं उनका 5-10 अटेम्प्ट लगा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, 5-10 अटेम्प्ट लगा है। इसीलिए पढ़ाई के बारे में मैं एक बड़ा वो क्लियर कट बिट आइडिया रखता हूँ, सेलेक्टिव बट इंटेंसिव स्टडी। कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो सो एकदम फुल पढ़ो। और स्टडी मटेरियल से बेहतर कोई पढ़ाई नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं जो आपको ये नोट्स बना के देता हूँ, पता है कहाँ से देता हूँ? आपके स्टडी मटेरियल से। आपके स्टडी मटेरियल में चूंकि बहुत ज़्यादा होता है, 100 पन्ने का इंडेक्स है और बड़ा बारीक बारीक है, कितना पढ़ पाएंगे आप? तो आपको दिक्कत होती है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसी बीच बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है महेश मीना का, सर इतना सारा कैसे रिवाइज करेंगे? आप चिंता नहीं करिए, मैं जो आपको बुक दूंगा उसमें स्टार भी लगा दिया करूंगा मैं। ये जो मैंने 20 क्वेश्चन बोले हैं ना, 20 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, बाकी तो उन्हीं की कॉपी होती है। तो मैं लिख दिया करता हूं कि सेम एज सेम एज सेम एज, इसलिए आप चिंता ना करें, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, पूरी तैयारी हो रही है। सभी इंडेक्स का बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बैंक, मैं अच्छा कुछ नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा, सॉरी कुछ नहीं, अपनी कोई उस्तादी नहीं दिखाऊंगा, मैं एक बढ़िया कंपाइलेशन आपके लिए तैयार कर दूंगा। और ये कंपाइलेशन फोटोकॉपी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी, और आप बाहर होंगे तो हम लोग भेज देंगे। बाकी पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। और पीडीएफ आप किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा तो ऑफिस है ना यार, क्लाइंट के ऑफिस में प्रिंट कर लेना। ऐसा फैसिलिटी है आपके यहाँ? कोई बताए तो मुझे कि क्लाइंट के ऑफिस में 100, 200, 400 पन्ने निकाल सको। चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा था कि इंटरनल इंफॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों? एब्सोल्युसेंसी और फिजिकल डैमेज। कोई चीज आउट ऑफ यूज हो गई है, कोई चीज फिजिकली डैमेज हो गई है, ये हमें नहीं पता तो किसको पता होगा? हम ही इसके सबसे अच्छे वो जानकार होंगे, ठीक है। आगे चलिए बेटा। दूसरा, सिग्निफिकेंट चेंज इन यूज ऑफ एसिड, जैसे एसिड बिकमिंग आइडल। मैं आपको टॉपर्स की बात बताता हूं। टॉपर्स का लक्ष्मीनगर में 3-4 बड़े बड़े बिल्डिंग्स थी। सबसे पहले जहां टॉपर शुरू हुआ था, आज वो बिल्डिंग बिल्कुल खाली है।
उसको उन्होंने भाड़े उड़े पे, छोटा मोटा भाड़े उड़े पे दे रखा है। वो भी जिसको दे रखा है बहुत कम ही बढ़ा देता है, कई बार तो देता भी नहीं है। वो बिल्डिंग क्यों खाली है? वो इसलिए खाली है कि फेस टू फेस बच्चे थोड़े कम हो गए। एक समय हुआ करता था जब फेस टू फेस बच्चे फाउंडेशन में हुआ करते थे, टॉपर्स में 2000, इंटर में हुआ करते थे 3000 के आसपास, और फाइनल में 1000-1500 के करीब बच्चे हुआ करते थे। एक समय मतलब 5000 स्टूडेंट तो होते ही थे। तो उस समय चारों बिल्डिंग में एक भी जगह नहीं होती थी। एक बच्चा सांस लेता था तो दूसरा मतलब छोड़ता था, दूसरा बच्चा सांस लेता था। इसके अलावा आईटीओ पे 2-3 ऑडिटोरियम हम लोगों ने ले रखा था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फेस टू फेस से शिफ्ट जो हो गया वो हो गया ऑनलाइन क्लासेस। सीए फाइनल 100% शिफ्ट हो गया, सीए इंटर 50% शिफ्ट हो गया, और सीए फाउंडेशन 25% शिफ्ट हो गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास जो अब एसेट्स हैं वो थोड़े आइडल रहते हैं, खाली रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 30-40 हॉल है, तो 30-40 में से किसी में भी किसी भी समय 25-30 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा में क्लास नहीं चलती है, और चलती भी है तो 2-4-5 घंटे चलती है। पहले सुबह से शाम तक चलता ही रहता था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कुछ इम्पेयरमेंट हुआ है, हमारी कुछ बिल्डिंग का इम्पेयरमेंट हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से फैक्ट्री के बारे में सोचिए। आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे पहले 10,000 यूनिट पर मंथ बनता था, लेकिन अब थोड़ा डिमांड कम हो गई है, मार्केट में कंपटीशन है, फॉरेनर भी आ गए हैं, चाइनीज़ कमीने आ गए हैं, तो अब 7,000 यूनिट बन रहा है, 6,000 यूनिट बन रहा है, और फ्यूचर में और कम होने की उम्मीद है। इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि एसेट्स का इम्पेयरमेंट का चांस बन रहा है दोस्त, है कि नहीं। आगे किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करने का ही प्लान है, वो अब उस प्रॉफिटेबल नहीं रहा, अब हमें लगता है कि नहीं यार हम तो इसको छोड़ ही देंगे। अब जिसको डिसकंटिन्यू करोगे उसकी वैल्यू न्यूज एकदम जीरो हो जाएगी, इसका मतलब इम्पेयरमेंट का चांस है। हम किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई एक्टिविटी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इस काम में फ़ायदा नहीं रहा तो किसी और तरीके से करेंगे, तो वो भी चांस है कि इम्पेयरमेंट हुआ। आदमी रिकंस्ट्रक्शन में कब जाता है? जब नुकसान के चांसेज होते हैं तभी तो। किसी को बेचने की उम्मीद हो, आदमी बेचने कब जाता है? जब थोड़ी परेशानी होती है, या उसकी यूजफुल लाइफ में फ़र्क आए। कल ही पढ़ रहे थे हम लोग इंटेंजिबल एसेट। जिन बच्चों ने भी इंटेंजिबल एसेट नहीं पढ़ा है वो दोस्त जाके प्ले लिस्ट में इंटेंजिबल एसेट 38 पढ़ लीजिएगा। उसमें होता है कि भाई इन्फिनिट टाइम भी हो सकती है आजकल इंटेंजिबल एसेट की, और फिनिट भी हो सकती है। तो जब कभी इन्फिनिट से फिनिट बन रहा है, मतलब पहले अविरत काल तक मुझे बेनिफिट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब लगता है कि थोड़े कम समय थे ही मिल पाएगा, ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि भैया इम्पेयरमेंट हुआ है। क्योंकि अविरत काल तक, परमानेंट अनंत काल तक मिलने की बात कुछ और होगी, और निश्चित समय तक मिलने की बात कुछ और होगी। वैल्यू न्यूज कम हुआ है, और वैल्यू न्यूज कम हुआ है मतलब ये इंडिकेटर है। ठीक बात है कि नहीं। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके का इंडिकेटर है, इंटरनल इंडिकेटर कि भैया कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर से देखो, एब्सोलेंसी फिजिकल डैमेज हो जाए वो तो है ही, लेकिन आप उसका यूज बदल दो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पहले फैक्ट्री हुआ करती थी अब उसको किसी को स्टोर के रूप में भाड़े पे दे रहे हो। कहाँ फैक्ट्री और कहाँ स्टोर, दोनों के वैल्यू एंड यूज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। फैक्ट्री में हम करोड़ों कमाते थे, स्टोर में क्या मरा हुआ रेंट मिलेगा। हम कह तो रहे हैं, जो बिल्डिंग हम आपको कह रहे हैं D323 नाम से एक बिल्डिंग है हमारी, एक समय उसमें किसी भी समय 600 से 700 बच्चे पढ़ते थे, सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे तक। एक हॉल खाली नहीं रहता था। और आज की तारीख में एक फ्लोर हमने दिया है 24,000 के भाड़े पे, और 1-2 फ्लोर में अपने ही लोग ऐसे ही रहते हैं खाली फोकट। तो महीने का मतलब साल का 2-4 लाख रुपए आता होगा, बहुत आता होगा। तो कभी एक दिन का 2-4 लाख रुपए आता था। तो ये एक तरह का इम्पेयरमेंट का चांस है। चलें आगे दोस्त, वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, कि भाई ऐसा एविडेंस है कि जो कैश फ्लो है, हमने जो एस्टिमेट किया था, जो सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा ऑपरेशन में खर्चा होने की उम्मीद है। मतलब हमने फैक्ट्री खोली थी और सोचा था कि इसमें ये मटेरियल लेबर का कॉस्ट लगेगा, लेकिन हमें लगता है नहीं जी ज़्यादा लगेगा, ओवरहेड ज़्यादा लगेगा, बिजली बहुत खा रही है ये मशीन।
अब कोई भी चीज़ देखो, आउटफ्लो ज़्यादा होने की उम्मीद है, रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा खा रही है, इसका मतलब वैल्यू इन यूज़ कम होगी, और वैल्यू इन यूज़ कम होगी मतलब रिकवरेबल अमाउंट कम होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ इम्पेयरमेंट के चांसेज हैं। तो हमारे बजट से ओरिजिनली जितना हम बजट करते हैं उससे अगर आउटफ्लो ज़्यादा होने की उम्मीद हो या इनफ्लो कम होने की उम्मीद हो, दोनों ही सिचुएशन में ये इंडिकेशन है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। हमने जो सोचा था, जो प्रॉफिट हमने सोचा था कि प्रॉफिट होगा, उससे कम प्रॉफिट होने के चांसेज हैं या हो रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेटर है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इंपेयरमेंट है। सूरज सर, कंपाइलर में सिर्फ क्वेश्चन होगा या एक्सप्लेनेशन भी होगा? देखिए, जो स्टडी मटेरियल का होगा उसका तो मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, स्टडी मटेरियल वाले में आंसर नहीं रखूंगा, फालतू का बहुत मोटा हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल में आंसर तो है ही, लेकिन जो बाहर से क्वेश्चन में रखूंगा उनका पूरा डिटेल आंसर होगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में बहुत ज़रूरी होगा तभी मैं आंसर रखूंगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो सबके पास है ही, तो उसको बल्कि बनाने से क्या फ़ायदा, फालतू में आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है ना, तो वो मैं केवल क्वेश्चन रखूंगा, लेकिन जो बाहर के मैं क्वेश्चन लूँगा जैसे आरटीपी या मॉक टेस्ट या एग्जाम क्वेश्चन, तो उसके मैं पूरे सोल्यूशन देता हूँ। जैसे इंटर में मैंने बना रखा है ना, बिल्कुल उसी पैमाने पे बनाऊंगा। इंटर में तो कई सालों से बना रखा है हम लोगों ने। चलो पहले ये पढ़ने पे ध्यान दो, वो सब तो बात की बातें, अभी लॉकडाउन खत्म होने में बहुत देर है। एक नई चीज़ बेटा देखो ये पढ़ा रहे हैं, ये भी एक इंडिकेटर है जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, पढ़िएगा। डिविडेंड फ्रॉम ए सब्सिडियरी और ज्वाइंट कंट्रोल एंटिटी और एसोसिएट। देखिए, हम सब लोग मानते हैं कि डिविडेंड आना बड़ी खुशी की बात है और इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डिविडेंड कभी कभी इंडिकेटर होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट इंपेयर्ड हो गया। आप पूछिए कैसे? भाई, जिसके देह में मतलब जिसकी बॉडी में खून नाम मात्र का हो और आप उससे 2 लीटर खून निकाल लीजिए, तो इस बेचारे का काम क्रियाक्रम हो जाए कि नहीं हो जाएगा? मान लो कोई 30 किलो का आदमी हो और उसको बोलो 2 यूनिट ब्लड डोनेट करो, वो बेचारा कहाँ से ब्लड डोनेट कर पाएगा यार? इसी तरीके से अगर हमारी सब्सिडियरी या ज्वाइंट कंट्रोल ऑपरेशंस की हालत बहुत ही ख़राब है और चूंकि हम कंपनी के प्रमोटर हैं, सब कुछ हैं, तो हमने उसके सारे रिजर्व में सरप्लस से डिविडेंड बांट लिया। बांट तो लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इन्वेस्टमेंट आपने बांटा है वो हो सकता है इनकम ना हो, रिकवरी ऑफ कैपिटल हो, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कम करने की जरूरत पड़ सकती है। समझ रहे मेरी बात आप? भाई, हमने एक कंपनी जब खरीदी थी, जरा सुनना, 500 करोड़ का रिजर्व में सरप्लस था और कैपिटल था 500 करोड़ का, यानी कि 1000 करोड़ का नेटवर्थ था। तो हमने 60% खरीदा और 600 करोड़ दे दिया। 600 करोड़ पे हमने अपना इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। ठीक है, और बाद में उस कंपनी ने रिजर्व में सरप्लस को बांटना शुरू कर दिया। तो ये इंडिकेशन है कि रिजर्व में सरप्लस जो आ रहा है वो रिकवरी ऑफ कैपिटल है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कम करना चाहिए, ना कि इसे इनकम मानना चाहिए। वैसे तो S13 में भी ये बातें कही गई है, लेकिन ये भी एक तरह का इंडिकेशन है। कैसे? तो पढ़ो कि जब कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं, एक्सीड द कैरिंग अमाउंट इन कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपने होल्डिंग कंपनी पढ़ा है ना न्यू कोर्स में, तो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टेड नेट एसेट आ रहा है, मतलब इन्वेस्टी का सब कुछ हम एडलिस करने के बाद जो अपना परसेंटेज 60-30% निकाल रहे हैं, उससे भी कम आ रहा है। इसका मतलब कुछ न कुछ तो दिक्कत है। मतलब बुक में हम दिखा रहे हैं 500 करोड़ और जब इधर नेट एसेट निकाल रहे हैं तो आ रहा है 300 करोड़ 400 करोड़। इसका मतलब हमने उसको कुछ ज़्यादा ही निचोड़ दिया, जिसमें जितना प्रॉफिट नहीं था उससे कुछ ज़्यादा ही निचोड़ दिया हमने। ठीक है कि नहीं? तो ये इंडिकेटर है कि आपके जो सब्सिडरी है या ज्वाइंट वेंचर है उसके इन्वेस्टमेंट का इम्पेयरमेंट हो चुका है। ठीक है ना? या मान लो कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड एक्सीड द टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ सब्सिडरी, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मान लीजिए पिताजी की आपकी आमदनी है 50,000 रुपये, लेकिन घर में सभी भाई बहनों को पढ़ाने में बेचारे 70,000 रुपये खर्च कर रहे हैं हर महीने। कहाँ से कर रहे हैं?
इसका मतलब है या तो उन्होंने कोई अपनी सेविंग वगैरह बेची होगी, या कोई लोन लिया होगा, या कुछ न कुछ तो किया होगा। उनकी फिनेंशियल पोजीशन इम्पेयरमेंट हर साल हर महीने हो रही है। गौर से सुनिएगा, आपके पिताजी की आमदनी है मान लीजिए 50,000, या और कम मान लेते हैं, मान लीजिए 30,000, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बाल बच्चों पे खर्चा हो रहा है 50,000, सीए बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जान लगा दिए भाई ने, ठीक है। तो जानते हैं हर महीने 20,000 की डिफिसिट फिनांस हो रही है। कहाँ से वो बंदा ला रहा है आपको नहीं पता। मे भी उन्होंने पुश्तैनी कोई घर वो बेच दिया होगा, या उसका अभी नहीं बेचा है लेकिन उसकी बात करके उस पर पैसा उठाया होगा। मे भी अपने प्रोविडेंट फंड वगैरह से लोन लिया होगा, मे भी उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड वगैरह तुड़वा दिया होगा, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो मे भी कर्ज लिया होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की कोई ना कोई बात तो हुई है। यही वाली बात यहाँ है कि अगर किसी कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड उसके टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम से भी कहीं ज़्यादा हो, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने कुछ और ही इंतजाम किया है डिविडेंड बांटने का, और वो पास्ट ईयर से ही तो बांट सकता है, और कहाँ से बांटेगा। और पास्ट ईयर से बांटने का मतलब है कि इम्पेयरमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट आई है, मान सकते हैं दोस्तों। तो ये सब कुछ इंटरनल क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर थे। क्लियर है दोस्तों। मैं एक बार फिर से वो दोहरा देता हूँ। देखो मैंने बोल्ड कर दिया है इंटरनल सोर्स कि भाई ऑब्सोलेसेंसी या फिजिकल डैमेज हो, सिग्निफिकेंट चेंज इन द मतलब एडवर्स चेंज इन द यूज हो, या वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो तब हो सकता है, या फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी ज़्यादा मिल गया हो तब हो सकता है। ये 4 इंटरनल के रीजन है, 4 ही एक्सटर्नल के थे। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसा भी है दोस्तों जिनके बारे में एएस कहता है कि यहाँ इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो आपको हर साल चेक करना है कि इम्पेयरमेंट है क्या। जरा ठीक से पढ़ना। रिक्वायरमेंट फॉर एनुअल रिव्यू मतलब 3 ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं जहां इंडिकेटर का हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं। हम इंडिकेटर का वेट नहीं करेंगे, हम तो इम्पेयरमेंट का टेस्ट करेंगे। मैं टिकटॉक का कोई वीडियो देख रहा था, उसमें हस्बैंड अपनी गलती मानता और बोलता है अपनी पत्नी से कि देखो अब मैं तुम्हें लड़ाई झगड़े का बहुत मौका नहीं दूंगा। पत्नी थोड़े समय सोचती है और सोच के बताती है कि तुम क्या समझते हो, तुम्हारे दिए गए मौक़ों का मैं मोहताज हूँ, मैं तो लड़ाई करके रहूँगी। तो ये वही वाली बात है बेटा कि देखो रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रिव्यू जो है, हमने देखा कि पहले इंडिकेटर होगा, है ना, टें टें की आवाज़ होगी, सायरन बजेगा, तब टेस्टिंग के लिए जाना है। लेकिन कुछ समय में परमानेंट, जैसे जब कोरोना शुरू हुआ तो बाहर से जितने लोग आते थे सबकी टेस्टिंग होती थी, जितने लोग आते थे चाहे उनको फीवर हो या ना हो। और अब यही हाल हो रहा है हमारे गांव में। हमारे गांव के बेचारे मजदूर बाहर छोटा मोटा काम करने जितने लोग आए थे सब लौट के जा रहे हैं। पता है गांव वाले, उनके अपने घर वाले खुद ही उनको स्कूल में बंद करके रख रहे हैं कि आप यहाँ रहिए, आपकी टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग हो ना हो, वहाँ कौन सा हो रहा है गांव में टेस्टिंग, यहीं रहिए 14 दिन यहीं रहिए, हम देख लेंगे क्या बच गए तब घर आइएगा, वरना यहीं रह जाइए। तो हमारे गांव में अभी गांव में जो है उनकी टेस्टिंग लक्षण पे हो रही है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनकी परमानेंट टेस्टिंग होनी है एकदम ऑटोमेटिक। वही वाली बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे साल में एक दफ़ा आपको इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करनी ही करनी है, इरिस्पेक्टिव वेदर इंडिकेटर इज अवेलेबल और नॉट। चाहे वहाँ कोई इंडिकेटर हो या कोई इंडिकेटर ना हो, टेस्टिंग तो करनी है, तो टेस्टिंग करनी है, ठीक है भाई। वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इस तरह की बात करते हैं, ठीक ना। वैसी कौन सी चीज़ है जहाँ हम इस तरह की बात करते हैं। चले आगे। आइए दोस्तों, देखिएगा, एक वो है इंटेंजिबल एसेट विथ एन इंडिफिनिट यूजफुल लाइफ। अब जो इंडिफिनिट यूजफुल लाइफ है, जिसमें मान के चलते हैं कि ये तो परमानेंट चलेगा,
उसके बारे में कहा गया है कि भैया आपको हर साल एक बार चेक करना है कि ये जो आपने अमृत की गोटी खाई हुई है कहीं उसका असर खत्म तो नहीं हो गया। मतलब जो आप सोच रहे हैं कि परमानेंट चलेगा, कहीं उसका असर खत्म तो नहीं हो गया। ठीक बात है। और दूसरा, इंटेंजिबल एसेट नॉट अवेलेबल फॉर यूज। वैसे इंटेंजिबल एसेट जो भी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनमें भी चेक करके देखो, पता चला कि डेवलपमेंट फेज से वापस रिसर्च फेज में गियर तो नहीं लग गया। हम लोगों ने कल पढ़ा था इंटेंजिबल एसेट कि उसमें डेवलपमेंट फेज के अंदर जो होता है वो कैपिटलाइज होता है, लेकिन डेवलपमेंट फेज हम सोच रहे हैं ना कि ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत दूर जाने के बाद पता चला बे यार ये तो गलत रास्ता पकड़ लिया था हमने, यू टर्न मारना पड़ता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो चलता रहता है ये। हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन कंप्यूटर हमसे बाजी मार जाता है, ऐसा हो सकता है। ठीक बात है कि नहीं? तो ये देखना पड़ेगा। या अगर आपने गुडविल एक्वायर किया इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में नेट एसेट से ऊपर जो हम पीसी देते हैं गुडविल के रूप में मानते हैं ना, तो उसकी चेकिंग, 3 चीज़ों की चेकिंग आपको हर बार करनी है, चाहे इंडिकेटर हो और चाहे इंडिकेटर ना हो। इंडिकेटर होगा तब तो सब एसेट का करना है, लेकिन ये 3 ऐसी चीज़ें याद रखिएगा जहां की आपको टेस्टिंग तो करनी ही करनी है। ठीक है कि नहीं? चलें आगे। आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, देखिए कैसे मेजर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट को। तो मैंने कहा था रिकवरेबल अमाउंट बेसिकली क्या होता है, हायर ऑफ द टू होता है। इतना तो आप सबने पढ़ ही लिया। ये तो मैंने आपको डिफिनेशन में बता दिया था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, है ना। इन्हीं दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसी को बोलते हैं। अगर फेयर वैल्यू मतलब जो ज़्यादा हो, फेयर वैल्यू ज़्यादा हो या वैल्यू इन यूज ज़्यादा हो, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या दोनों हर बार कैलकुलेट करना जरूरी है? तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें दोनों कैलकुलेट हर बार करने की जरूरत नहीं है, एक से भी काम हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? जरा ध्यान दीजिए। सर्कमस्टांसेज व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट बोथ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एंड इट्स यूज इन वैल्यूएशन। कब भाई? पढ़िए। नंबर 1, इफ आइदर ऑफ द वैल्यू एक्सीड द कैरिंग अमाउंट। जरा समझिएगा, कैरिंग अमाउंट है 100, मैंने फेयर वैल्यू पता लगाया, फेयर वैल्यू 120 है, तो क्या आगे वैल्यू इन यूज निकालने की जरूरत है? वैल्यू इन यूज चाहे इसका 10 हो, हमें क्या मतलब है, फेयर वैल्यू तो हो गया नहीं इससे ज़्यादा। मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर आगे निकल गया तो हो गया। चलो और एक केस देखते हैं। मान लीजिए मैंने वैल्यू इन यूज पता लगाया और वैल्यू इन यूज 110 आ गया, चलो 100 भी आ गया, तो आगे फेयर वैल्यू पता लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना। मान लीजिए 3 मैच का फाइनल हो रहा है कि 3 फाइनल में से जो 2 जीतेगा। अब कोई टीम पहली दोनों जीत गई तो क्या तीसरा होगा? वही वाली बात यहाँ है कि भाई एक भी वैल्यू अगर कैरिंग अमाउंट से ऊपर आ गई तो जो पहले आ गई बात खत्म, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है फेयर वैल्यू निकालने का, क्योंकि उसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम फेयर वैल्यू नहीं निकालेंगे। हमारा रिकवरेबल अमाउंट बताइए क्या होगा? वैल्यू इन यूज ही होगा बेचारा, है ना। मतलब किसी कारण से हम फेयर वैल्यू, मार्केट में ऐसा कोई सही इंडिकेटर नहीं है कि हम वैल्यू इन यूज निकाल सकें। तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम एक ही से काम चलाएंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं? और आगे चलें, ध्यान दीजिए। कई केसेज में क्या होता है कि फेयर वैल्यू इन यूज निकालना ना बड़ा भारी काम होता है। हम पढ़ेंगे अभी आगे। वैल्यू इन यूज आप समझ ही रहे हैं, 20 साल का एसेट है तो 20 साल के कैश फ्लो को जज करना, बजट करना, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे करना, डिटेल कैलकुलेशन की बात है। तो कहा गया कि अगर शॉर्टकट से भी अगर हमें लगता है
कि हमारा जो वैल्यू इन यूज है वो बेसिकली फेयर वैल्यू के आसपास ही है, तो काहे के लिए फालतू का काम करवा रहे हो यार। जब एक से ही काम चल जाता है तो दूसरा क्यों, मतलब हमने कुछ प्राइमरी बजट किया और प्राइमरी बजट करके ये पता चला, मतलब एक बेसिक आइडिया लिया, हम लगा कि वैल्यू यूनिट मोर और लेस फेयर वैल्यू के बराबर ही है। तो ऐसे में बस फेयर वैल्यू पता लगा लो, वैल्यू यूनिट की जरूरत नहीं है। तो जरा बात समझिएगा, अगर फेयर वैल्यू नहीं निकल रहा है, वैल्यू यूज निकल रहा है तो उसे काम चला लीजिए, वैल्यू यूज नहीं निकल रहा है, फेयर वैल्यू निकल रहा है तो उसे काम चला लीजिए, ठीक है ना। और दोनों में से जो एक ज़्यादा आ गया तो दूसरे को तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर दूसरा तो छोड़ ही दो ना, फॉरगेट। आगे, कब ऐसा होगा कि जब हम रिकवरेबल अमाउंट किसी एसेट का नहीं सीजीयू का निकालेंगे। देखिए हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम रिकवरेबल अमाउंट किसी इंडिविजुअल एसेट का निकालें। कोशिश किसकी होती है, इंडिविजुअल एसेट के निकालने की। लेकिन मैंने अभी कहा कि अगर इंडिविजुअल एसेट का आप नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज एसेट डज नॉट जनरेट कैश फ्लो विच आर लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ दोज फ्रॉम अदर एसेट, जो दूसरे एसेट से लार्जली इंडिपेंडेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में रिकवरेबल अमाउंट इज डिटरमिन्ड फॉर द सीजीयू टू विच एसेट बिलोंग्स। ध्यान रहेगा कि अगर एक एसेट का इंडिविजुअल काम नहीं हो पा रहा, यही वाली बात है कि आप अकेले जाके ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं, टीम को ले जाना पड़ेगा। कंपनी बड़ी है, कॉम्प्लेक्स है, सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो आप आके ऑफिस में क्या कहते हैं कि सर टीम भेजो ना, अकेले होने वाला काम थोड़े ना है ये, है ना। इसका मतलब अब 3-4 लोग जाएंगे तो अब कैसे कर सकते हैं, सारी फीस आपने कमाई, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसी बीच एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, और वो क्वेश्चन है इंटेंजिबल एसेट नॉट अवेलेबल फॉर यूज। हाँ, जैसे अभी कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉट अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है दोस्तों। जैसे कोरोना की दवाई हम बना रहे हैं, अभी कहाँ तय हुआ है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ है लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। और ईसा कचूरा पूछ रही हैं कि सर इज दिस क्लास फॉर फाइनल। यस माय डियर, दिस इज फॉर सीए फाइनल क्लासेज। वैसे सीएमए के बच्चे भी कर सकते हैं, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट, लेकिन बेसिकली ये क्लासेज सीए फाइनल के लिए हो रही है। सीए फाइनल का न्यू सिलेबस का कोर्स कराया जा रहा है, रोज शाम को 8:30 से 10 बजे तक होता है। आपके ऑफिस में, और सूरज और बाकी दोस्त भी आपके ऑफिस में या आपके टच में जितने भी दोस्त हैं, उनको ये लिंक शेयर कर दीजिएगा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसमें क्या नुकसान है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को यहाँ पे आप लोग अपना इनवाइट कर लीजिए और सबके काम आ सके ये प्रसारण, तो इससे अच्छी बात तो कोई होगी नहीं। आपने देखा होगा पिछली 15 क्लासेज में हम लोग यहाँ पे कोई बात नहीं करते, सिर्फ आते हैं और आपसे इन डेज की बातें करते हैं और आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। कोई दाहिने कोई बाएं, कोई स्पेशल कि इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, देश को ऐसा करना चाहिए, मोदी ने ऐसा करना चाहिए। मैंने एक बार भी 1 मिनट के लिए कभी बोला हो तो बताइए, ठीक है। मैं आता हूं और आपसे सीधे इन डेज की बातें करता हूं, और जितनी भी क्लासेज आगे होगी, आदि 50, 60, 70, 80 जो भी क्लासेज होगी, पूरा प्रॉमिस है कि पूरे 1.5 घंटे के अंदर 1 मिनट भी इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की बातें होंगी, आपकी स्टडी मटेरियल की बातें होंगी, आपके इन डेज की बातें होंगी। ये मेरा प्रॉमिस है और ये प्रॉमिस हम कभी नहीं तोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। जब भी मैं इधर उधर की बात करूँ आप मुझे बता दीजिएगा सर आपने कुछ और कहा था, ठीक है दोस्त। तो आइए काम पे आ जाइए। एक सीरियस, जब आप लोग इतना अपना समय दे रहे हैं तो पढ़ाई एकदम सीरियस ही होनी चाहिए। तो मैं फिर से आता हूँ, जब किसी एक इंडेस, जब किसी एक एसेट का इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की पावर नहीं है, उसको किसी न किसी की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि बेसिकली एसेट का आप रिकवरेबल अमाउंट मत निकालो, आप उस ग्रुप का निकालो, उस टीम का निकालो, उस समुदाय का निकालो। और उस ग्रुप, उस टीम, उस समुदाय को दोस्तों हम क्या नाम देते हैं, हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट वो स्मॉलेस्ट हिस्सा है जो अपने आप काम कर सकता है बगैर किसी दूसरे की मदद लिए हुए, उसी को बोलते हैं ना दोस्तों हम। चलिए, तो हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, एकदम वो क्लियर हो गया।
हालांकि थोड़ा बहुत इसका एक्सेप्शन भी जरा सुन लीजिए। अगर उस एसेट्स की फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो वैल्यू इन यूज की क्या जरूरत है, रिकवरेबल अमाउंट निकालने की जरूरत ही क्या है। वो एसेट इतना कीमती है मार्केट में कि उसको इस्तेमाल करो ना करो, उसकी कैरिंग अमाउंट से वैसे ही उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। और वैल्यू इन यूज हमें लग रहा है कि उसकी फेयर वैल्यू के बराबर होगी और फेयर वैल्यू आराम से मार्केट में डिटरमिन हो सकता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर एसेट्स का फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज निकल सकता है और वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रहा, वैल्यू इन यूज हो ही नहीं सकता उसका, क्योंकि वो 2-3 लोगों के साथ मिल के काम करता है, तो फिर मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CGU पे जाना पड़ेगा। एक अकेले हम नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन 2-3 के साथ मिल के तो काम कर लेंगे ना। तो ये देख लीजिए, अब ये बन गया CGU। अब किसी एक एसेट का रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाला जाएगा, अब पूरे टीम का निकाला जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे विराट कोहली साहब ऐसे हैं, हम ये नहीं कहेंगे बुमराह ऐसे हैं, हम कहेंगे इंडियन टीम ऐसी है और इंडियन टीम ने ये कप जीता या इंडियन टीम ने ये कप हारा, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से दोहराता हूँ, कोशिश एक इंडिपेंडेंट एसेट की करनी है, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज। लेकिन अगर फेयर वैल्यू निकल रही और वही कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो तो भी कोई बात नहीं, वैल्यू इन यूज मोर और लेस फेयर वैल्यू के बराबर और फेयर वैल्यू निकल सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फेयर वैल्यू नहीं निकल पा रही हो और वैल्यू इन यूज का हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टीम के रूप में है, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय कहाँ जाने के, सिवाय CGU पे जाने के। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिकवरेबल अमाउंट निकलेगा दोस्तों, वो किसका निकलेगा, वो CGU का निकलेगा। एक इंडिपेंडेंट एसेट्स की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा वैल्यू इन यूज की बात, ठीक है। मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहूँगा दोस्तों, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ द टू होता है, ठीक है। कभी कभी हम इंडिपेंडेंट एसेट की बजाय हम ग्रुप ऑफ एसेट की बात करते हैं CGU निकालने के, क्या बोलते हैं, रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि ये फेयर वैल्यू कैसे निकाला जाए, किन बातों का ध्यान देना है फेयर वैल्यू निकालने में, किन बातों का ध्यान देना है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालने में, और क्या गाइडलाइंस हैं खास तौर पे वैल्यू इन यूज निकालने में। उसके लिए डिस्काउंटिंग रेट और कैश फ्लो कौन सा लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए, किन स्पेशल फीचर्स का ध्यान रखेंगे, जानने के लिए देखते रहिए ब्रेक के बाद कल इसी वक्त 8:30 बजे से 10 बजे तक आपके साथ फिर थोड़ी सी बैठ के बातें होंगी। अब ये बेसिक हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके साथ बुन दिया है दोस्तों, अब इसके अंदर जाके जिसको डिटेलिंग बोलते हैं और क्वेश्चन आंसर की बात बोलते हैं, ये शुरू होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप सबको वेरी गुड नाइट, धन्यवाद।